बदलते वक्त के साथ इतिहास के पुण्य लेखन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। इतिहासकारों के मुताबिक नई पीढ़ी को इतिहास और संस्कृति से जोड़ने के लिए इतिहास को रोजगार मूलक भी बनाया जाना चाहिए। बुधवार को इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सिटी चैनल ने विक्रम विश्वविद्यालय की इतिहास अध्ययनशाला द्वारा आयोजित किए गए इतिहास सम्मेलन में शामिल होने आए इतिहासकारों से विशेष चर्चा की। हमारे साथ हैं प्रसिद्ध इतिहासविद डॉक्टर नारायण व्यास, जो उज्जैन की विक्रम विश्वविद्यालय की इतिहास अध्ययनशाला द्वारा आयोजित किए गए इतिहास सम्मेलन में शामिल होने आए हैं, जिन्हें आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सबसे खास बात यह है कि वो इसी अध्ययनशाला के विद्यार्थी रहे हैं, यहीं पर उन्होंने शोध किया है और यहीं पर उन्हें सम्मानित किया गया। डॉक्टर साहब, किस तरह कैसा महसूस करते हैं जब उसी अध्ययनशाला में मेरे लगभग 51 वर्ष हो गए यहाँ से मेरे पास आउट किए हुए। 1970 में यहाँ रहा और यहाँ से एम ए पुरातत्व में किया और यहाँ हमारे जो गुरु वाकणकर साहब है, जिनके माध्यम से मैंने कि आगे जगह अच्छी जगह पाई है, नई नई खोज की है, गुरु के ज्ञान का मैंने सदुपयोग किया है और वो मैंने इसी अध्ययनशाला में प्राप्त किया। क्योंकि मैं उनका विद्यार्थी था फाइन आर्ट का, लेकिन उनके कारण मैं इसमें पुरातत्व में आया और उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरे देश भर में विदेशों में काम किया। तो मेरा उद्देश्य यही है कि पुरातत्व को जैसे हो आगे बढ़ाना, आम जनता के बीच बढ़ाना। हम सेमिनार वगैरह सब लोग कर लेते हैं, लेकिन एक लिमिटेड एरिया में करके हम छोड़ देते, भूल जाते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है हम सेमिनार करें, मिलें, लेकिन हमारा पुरातत्व का उद्देश्य ये हो कि हमारी जनता जन जागृति हो और जनता इस विषय को जाने कि हमें धरोहर क्या है। और धरोहर जानने के लिए इतिहास और पुरातत्व पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इतिहासकार तभी लिखेगा इतिहास कि पुरातत्व के अवशेष उनको मिलेंगे। तो ये सब मैंने इसी अध्ययनशाला में सीखा है, क्योंकि ये अध्ययनशाला इतनी पुरानी है। मैंने कहना चाहिए मेरे से भी पहले से कई लोग थे, लेकिन 1950 में 1970 में बराबर यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है। इतिहास रोचक बने, पुरातत्व रोचक बने, इसके लिए किस तरह का प्रयास किया जाए ताकि जो नई पीढ़ी है इसमें जुड़ाव महसूस करें। इतिहास जो है हमारा अत्यंत रोचक है, उसको कि हम सरल भाषा में कैसे बताएं, ये हमें बताना है। इसके लिए क्या है कि हम पढ़ाई तो करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली हम बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को अपने स्थानों पे ले जाएं, पुराने साइट्स पे ले जाएं, संग्रहालय में ले जाएं और फिर उनको समझाएं कि देखो ये इतनी प्राचीन चीज़ें हैं, इनकी ये विशेषता है, इसलिए से पुरानी। क्योंकि जितनी प्राचीन अपनी सभ्यता है जो नदी घाटी के नाम से जानते हैं, हमारी भी एक शिप्रा वैली है, नर्मदा वैली है, उज्जैन के आसपास से चंबल वैली भी है। तो नदियों की घाटियों के अंदर लोग पानी की प्रमुखता थी, इसलिए लोग पानी किनारे, नदी किनारे रहते थे और वहाँ उन्हें सहजता से पानी मिल जाता, खाने पीने की सब चीज़ें मिल जाती। जितने भी यदि पुरातत्व का जो भी होता है वो जो ढूंढेगा वो नदी किनारे जाएगा, नदी किनारे वो घूमेगा, देखेगा कि हैबिटेशन रहवासी स्थान कहाँ है, तो वहाँ कोई पुराने मिट्टी के पात्र, सिक्के, ऐसी कोई चीज़ें रिलेटेड मिलती जो जीवन में उपयोग में आने वाली होती है। तो वो चीज़ ढूंढने के पश्चात हम लोग बताते हैं कि इतिहास पुराना है और वही इतिहास हमें आने वाली पीढ़ी को ऐसे बताना है कि उनको अपने साथ ले जाना है, उनको ये बताना है कि इस प्रकार हमारा इतिहास बनता है, सभ्यताएँ आती हैं, जाती हैं, बनती हैं, बिछड़ती हैं, लेकिन उनके अवशेष वहाँ छोड़ जाते हैं। उन अवशेषों को हमें देखना है, यही हमें करना है। आपको ये लगता है कि ये जो सरकारी प्रयास हैं इतिहास और पुरातत्व को आगे बढ़ाने की खोज के लिए, वो प्रयास कम है या फिर जो नई जनरेशन है उसमें कहीं ना कहीं रुझान कम है? जैसे प्रयास सरकार बहुत कर रही है, लेकिन ग्रहण करने वाले कितने लोग हैं हमें देखना है। तो हमें जो इतिहास को इतना रोचक बनाना है कि रोचकता ऐसी हो कि लोग उसको आत्मसात कर लें, उसको समझने लगे। जिस प्रकार की जो कड़वी दवाइयाँ होती है, कैप्सूल में खिलाते पता नहीं चलती, असर हो जाता है, इसी प्रकार इतिहास को रोचक बनाना है, कहानी युक्त बनाना है, लेकिन कहानी युक्त बनाए लेकिन पक्की बातें उसमें बताना है, उसको रोचकता बताते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन है, कैसे रोचक होंगे उसको वैसे समझाना पड़ेगा। आदि मानव के पत्थर के हथियार मिलते हैं, लेकिन कैसे रोचक बनेंगे कि वो हथियार का प्रयोग कैसे किया जाता था, कैसे हम उसका इस्तेमाल करते, कैसे आत्मरक्षा करते, ये सब हमको हम जब बताएंगे तब उन्हें लगेगा कि ये चीज़ें जैसी वो चीज़ें सिक्के वगैरह मिलते हैं, तो सिक्कों से भी हमें क्या है इतिहास पता चलता है कि उस समय कैसे आर्थिक स्थिति के सिक्के बताते हैं और एक सिक्के से हमें बहुत जानकारी होती है उस समय के इतिहास के बारे में। जैसे हम वर्तमान में भी हम ये सिक्का हमारा देखते हैं, भारत का आज का सिक्का है, लेकिन हमने प्राचीन संस्कृति को उसमें लिया है। अशोक स्तंभ को
2300 साल पहले हीनयान कहलाती है, हीनयान जो सत्यमेव जयते अपना उपनिषद से ली, यानी ये चीज़ें हमने ली कुछ रोचक बना दो। जैसे वो जो स्तंभ जो बना हुआ है सारनाथ का, उसमें पूरा बुद्ध का चरित्र पूरा दिया कि बुद्ध का चरित्र कैसा हो उसको बताया, उसके जन्म की कथा, उसमें हाथी बना हुआ है, हाथी जन्म का प्रतीक है, घोड़ा उसमें त्याग का प्रतीक है, बैल धर्म की पवित्रता का प्रतीक है, और शेर जो है सिंह वो धर्म की निडरता का प्रतीक है ना। बुद्ध जो है साक्य सिंह कहलाते हैं। ये उसके जैन परिभाषा हमें उस सिक्के से देखने को मिलती है। उज्जैन ये कालजयी नगरी है, उज्जैन के जो इतिहास है वो और सामने आए, उसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? मुख्य विश्वविद्यालय का इतिहास डिपार्टमेंट उसके लिए जितने विभाग जो भी, चाहे इतिहास को चाहे पुरातत्व को, इनको जो क्लासेस तो लेते हैं, लेकिन जन सहयोग जरूर होना चाहिए कि स्कूल में जाए, बच्चों के वहाँ जाए और अपना वहाँ पर अपने वर्कशॉप करें, कार्यशालाएँ लगाएं, उसको सामग्री उनके पास ले जाएं, और जहाँ उत्खनन होता हो वह विशेष रूप से आने वाली पीढ़ी या बच्चों को वहाँ ले जाएं, उनको बताएं कैसे साइंटिफिक वैज्ञानिक पद्धति से उत्खनन किया जाता है, कैसे हम सभ्यताओं को खोजते हैं, खुदाई करते हैं, ये सब बताएं। एक और बड़ा काम शहीद हैं या उनकी चीज़ें इकट्ठे करने का काम कर रहे हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य? ऐसा है, अभी वर्तमान समय में हम सभी जानते हैं आज़ादी के 75 वर्ष हम मना रहे हैं। तो 75 वर्ष इसलिए मना रहे हैं कि हमारे जो जितने शहीद हो चुके उनको आम जनता को बताएं कि कितने क्या हुए। बड़े बड़े लोग को सब जानते हैं, भगत सिंह को जानते हैं, चंद्रशेखर, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो छुपे हुए हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं, उन्हें हमें ढूंढना है। तो मैंने अपना उद्देश्य ही बनाया कि इस वर्ष में 500 स्थान ऐसे ढूंढूँ जो कि शहीदों से संबंधित है, जिन्होंने देश के लोग त्याग किए। जरूरी नहीं 1857 की हो, रानी पद्मनी थी, पद्मावती थी जिसे पद्मनी भी कहते हैं, कैसे जौहर किया था, राणा कुंभा ने कैसे काम किया, महाराणा प्रताप ने कैसे काम किया, वो जो रानी दुर्गावती ने कैसे काम किया, इन्होंने जो देश के लिए काम किया है वो आम जनता को उनकी सामग्री से बताया। सामग्री सबसे क्या है, उनके वहाँ स्थानों पे जाएं, वहाँ की थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाएं, तो मिट्टी पूजनीय मिट्टी होती है, वो मिट्टी सारी कहानी कहती है, कहते हैं ये माटी सभी की कहानी कहेगी, ना राजा रहेगा ना रानी रहेगी, लेकिन ये मिट्टी सारी कहानी कहेगी। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि हर जगह की मिट्टी इकट्ठी करें जो कि पवित्र हो, वो सारी जनता देखे। तो मेरा उद्देश्य है 500 साइट इस वर्ष करने का। आप रिटायर होने के बाद भी लगभग 1 दशक हो गया आपको रिटायर होने के बाद, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इतिहास और पुरातत्व के जो खोज है उसमें लगे हुए हैं। कैसे इसके लिए आप कैसे लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं? ऐसा मेरी बचपन से ही रुचि इतिहास में थी। मेरे पिताजी से, मेरी माताजी से, मेरे गुरु से भी प्रेरणा मिली कैसे हमारे इतिहास को सहेजें। पिताजी भी मेरे जो पुराने रिकॉर्ड तैयार रखते थे, पुराने सिक्के करते थे, डाक टिकट इकट्ठे रखते थे, तो ये मनोभावना मन में हुई कि मैं भी कुछ ऐसा काम करूं। चूँकि मैं पुरातत्व विभाग में था उस समय ये काम नहीं कर सकता, जब सेवा निवृत्त हुआ तब मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ जो जनता को काम आए। तो मैं आदिमानव पत्थर के इतिहास जो कहीं मिलते नहीं देखने को, संग्रहालय में रहते लेकिन हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ वो इकट्ठे मैंने किए आम जनता को बताने के लिए। तो स्कूलों में भी जाता हूँ, कई जगह जाते हैं हम अपना कैंप लगाते हैं, कैंप में बच्चों को हम बताते हैं, बुलाते हैं, उनको हाथ में देते हैं कि देखो ये पुराना सिक्का है, ये पुराना आदिमानव का हथियार है, आदिमानव के बनाए हुए मिट्टी के बर्तन हैं, ये सब जिनको बताते हैं उनको बड़ा इंटरेस्ट आता है, तो बड़े प्रेम से वो चीज़ें देखते हैं। इस प्रकार उसमें धीरे धीरे उनमें बच्चों में रुचि आ जाती है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर नारायण व्यास, जो प्रसिद्ध इतिहासविद हैं। और सबसे खास बात ये है कि इनको भले ही सरकार ने रिटायर मान लिया हो, लेकिन ये अभी रिटायर नहीं हुए और लगातार इतिहास और पुरातत्व के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। क्या ज़रूरत पड़ रही है कि इतिहास को पुनर्स्थापित किया जाए? बिल्कुल, ये इतिहास के पुनर्जागरण और पुनर्स्थापना का समय है और ये इसको प्रयास जारी है राष्ट्रीय स्तर पर, देश स्तर पर और सभी पूरे भारतवर्ष में। क्योंकि जो पूर्व में जो हमारा इतिहास लिखा गया है वो इतिहास की जो परंपरा से, जो हमारा प्राचीन परंपरा थी, उसके दस्तावेज ऐतिहासिक जो है वो गाँव गए। तत्पश्चात मध्यकाल में जो इतिहास लिखा गया था वो तत्कालीन राजाओं का, उनके जो एसोसिएटेड लोग थे, उनके जो दरबारी थे, उनका इतिहास है। उसमें भी कहीं ना कहीं जो उनके साक्ष्य हैं, तत्कालीन घटनाएं हैं, उनके संबंध में एक पक्षीय लेखन हुआ है। तत्पश्चात ब्रिटिश काल में भी एक पक्षीय बायस्ड हिस्ट्री लिखी गई, जहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो डिस्टॉर्शन किया गया उसको, और जो एक्चुअल इतिहास था उसको
उसमें मैनिपुलेशन किया गया। और तत्पश्चात भी जो हमारे भारतवर्ष आज़ाद हुआ, जैसे कि कहा जाता है, जैसे हम लोग देखें कि हमारे सिस्टम में कई बदलाव हुए, भारत का संविधान स्थापित हुआ, ब्रिटिशकालीन व्यवस्थाएं परिवर्तित हुई, ब्रिटिश लॉ हटाए गए, उनमें संशोधन हुए। ऐसे ही उसके पश्चात भी कुछ समय तक ब्रिटिश परंपरा का इतिहास लिखा गया, लेकिन आज उन सब पुराने कालखंड के इतिहास को वापस से पुनर्लेखन की आवश्यकता है, क्योंकि कई थ्योरियाँ, कई नरेशंस डिस्टॉर्ट हो गए हैं, कई थ्योरीज को डिस्टॉर्ट किया गया, अपने हिसाब से लिखा गया, क्योंकि तत्कालीन जो राजा या जो भी शासक होते थे वो अपने इतिहास अपने अनुसार, अपने लिए और अपने सुविधा के अनुसार इतिहास का लेखन करवाते थे, पढ़वाते थे। लेकिन आज हम स्वतंत्र भारत में पूर्णतः आज स्वतंत्र हैं, सजग हैं, और हम लोग इतने मैच्योर हो चुके हैं कि अपने इतिहास को पुनः खंगालें, पुरातात्विक स्रोतों को पुनः उसकी समीक्षा करें, अपने इतिहास की पुनः समीक्षा करें और एक वैज्ञानिक ढंग से और एक स्थापित थ्योरी के साथ अपने इतिहास को प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ध्येय भी है। तो सरकारी स्तर पर इसके लिए कितने प्रयास हो रहे हैं और उसमें कितनी सफलता मिल रही है? कई निजी और सरकारी एजेंसियां इसमें कार्य कर रही हैं, विभिन्न शोध कार्य चल रहे हैं। जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे, सरस्वती हेरिटेज प्रोजेक्ट्स है या पुरानी थ्योरीज़ हैं, उनको लेके जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं, लिटरेरी सोर्सेज हैं, उनका संकलन किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से जितना भी हमारे कला पुराण सामग्री है उनका डाटा एकत्र किया जा रहा है, उनका सेंट्रलाइज बैंक किया जा रहा है। डिजिटलाइजेशन की परंपरा जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दी है, उसको भी इसकी परंपरा में जो हमारे ग्रंथ हैं जो नष्ट हो सकते हैं, लुप्त हो चुके हैं, जो श्रवण परंपरा में या जो जिनकी कॉपीज़ हैं, उनको डिजिटाइज किया जा रहा है। इस प्रकार उनके उन सोर्सों के आधार पर जो जहाँ छेड़छाड़ की गई है उसको ट्रेस किया जा रहा है और तत्पश्चात उन छेड़छाड़ को एक्सपोज करते हुए एक नया इतिहास रचना की ओर देश अग्रसर है। क्या देश और दुनिया में इसको मान्यता मिलेगी जो नए तरीके से साहित्य लेखन किया जाएगा? आपने मेरे आज व्यक्तित्व में बिल्कुल सुना होगा, कहा भी है मैंने कि इतिहास निष्पक्ष ढंग से लिखा जाए, प्रामाणिकता के साथ लिखा जाए, उसमें पुरातात्विक और वैज्ञानिक साक्ष्यों का स्पष्ट प्रमाण हो, जिससे हमारी कई थ्योरियाँ जो पिछले कई वर्षों में खंडित हुई हैं वो खंडित नहीं हो पाए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देशी स्तर पर तो हम अपने इतिहास को स्थापित कर सकते हैं, देशी स्तर पर हम कुछ भी अपने इतिहास में कुछ भी परंपराओं को स्थापित कर सकते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। हमें अपने इतिहास को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है तो वैज्ञानिक मानदंडों को, पुरातात्विक साक्ष्यों को और निष्पक्ष इतिहास लेखन को अपनाना होगा, तभी हम लोग जीत पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को स्थापित करें। सर, आप इतिहास सम्मेलन है उसमें शामिल हुए हैं, यहाँ पर तमाम गीतकार हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने अपने अपने मत रखे हैं। कुछ लोग विद्वानों का ये भी कहना है कि इतिहास को पुनर्लेखन और पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। आप इससे कितने? इतिहास का पुनर्लेखन आवश्यक है, क्योंकि जो प्रचलित मान्यताएं हैं उसके विपरीत मुगलकालीन इतिहास और उसके पश्चात विदेशी पाश्चात्य इतिहासकारों ने इतिहास को अपने उपयोग के लिए तोड़ा मरोड़ा इतिहास लेखन किया, जिसके लिए हमारी संस्कृति में बहुत सारी प्रक्षिप्त अंश घुस गए हैं। इसको दूर करना आवश्यक है। जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे संहिताएं हैं, हमारे पुराण हैं, जो हमारी संस्कृति है, उनके आधार पर हमको इतिहास लिखना चाहिए और इसके लिए वास्तविक घटनाओं के साथ तथ्यपरक इतिहास लेखन के साथ ऐसा इतिहास होना चाहिए जो कि वर्तमान परिस्थितियों में आम जनता के काम आ सके। यदि किन्हीं कारणों से आम जनता का नुकसान हो रहा हो तो ऐसे इतिहास को हमको लिखना से बचना चाहिए, क्योंकि हमारी मुख्य लड़ाई पहले आंतरिक है, बाहर लड़ाई तो हम बाद में लड़ेंगे। पहले हमको अपने अंदर स्थापित करना होगा, अपनी परंपराओं को जिनको हम तिलांजलि दे रहे हैं, हमारे युवाओं को हमारी संस्कृति से जोड़ना होगा और इन संस्कृति परंपराओं रीति रिवाज जो समाज के लिए उनके किए जाने वाले दायित्व कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हम एक अगर मजबूत समाज के लिए युवाओं को प्रेरित कर सकें इस इतिहास के पुनर्लेखन के माध्यम से, तो वह हमारे लिए एक नवाचार है। आज का जो युवा है या आज की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं इतिहास से के प्रति उसका जुड़ाव नहीं है या उसके प्रति इंटरेस्ट नहीं है इतिहास पढ़ने के प्रति या लिखने के प्रति। तो इसके लिए क्या नए सिरे से किया जाना चाहिए ताकि जो हमारी नई जनरेशन है वो इतिहास के प्रति उन्हें कुछ लगे? विगत 10 वर्षों में
न केवल इतिहास बल्कि विद्या अध्ययन के बीच में एक गैप रहा था, यह मैं महसूस करता हूँ। हमारा मुख्य ध्यान केवल अंग्रेजी शिक्षा की ओर होने से हमारे यहाँ इंजीनियर या कंप्यूटर वैज्ञानिक ज़्यादा पैदा हो रहे थे। अब वहाँ पर पूर्णतः लड़कों का रुझान उस ओर जाने से बंद हो गया। अब वो पुनः परंपरागत विषयों की ओर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में युवाओं को चूँकि उस 10 साल के गैप में हमारी जो परंपरागत शिक्षा है, हमारी जो भाषा बोली रहन सहन, इसके बारे में लोगों को ज्ञान कम मिल पाया। इसको हमको पुनः जोड़ने के लिए यह जो नई शिक्षा नीति है, इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत परंपरागत शिक्षा और मुख्यतः स्थानीय भाषा बोली रहन सहन, हमारी जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, उससे जोड़ने का जो प्रयास है वह उल्लेखनीय है। और ऐतिहासिक अध्ययन में भी इस सांस्कृतिक परंपराओं, सांस्कृतिक गतिविधियों, रीति रिवाजों, पुरातत्व, इतिहास के साथ साथ वे महापुरुष जो कि है ना ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी रहे हैं या जिनके माध्यम से ये घटनाएं घटित हुई, उनको रेखांकित करना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो इतिहास कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि ये सब रोजगार मूलक है, तो ये इसको रोजगार मूलक कैसे बनाया जा सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी विद्यार्थी होते हैं, जो इतिहास ये आकांक्षा होती है कि उनको जॉब मिलेगा, इसको कैसे इसके रोजगार ओरिएंटेड बनाया जा सकता है? एक इतिहास का विद्यार्थी मैं रहा हूँ और इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मैं ये कहूँगा कि इतिहास रोजगार मूलक है। ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिससे कि हम रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते। बस आप में लगन होना चाहिए, आप में उस रोजगार को प्राप्त करने की क्षमता होना चाहिए। कोई भी विषय आप अध्ययन करते हैं तो वो आपको रोजगार देता है। अभी उद्घाटन के अवसर पर माननीय कुलपति जी ने कहा कि अधिकांश IITians या कुछ लोगों का, विद्वानों का यह मानना था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं बनना चाहिए, उसके स्थान पर एम्स खड़े किए जा सकते हैं, नए IIT स्थापित किए जा सकते हैं। क्यों? क्या हमको है ना उस भारतीय इतिहास जिसके कारण हम है ना बढ़ रहे हैं, उसको रेखांकित करने की आवश्यकता नहीं है? और आप देखिए कि उस स्टैचू ऑफ यूनिटी बनने के पश्चात उसने लगभग हजारों परिवारों को रोजगार प्रदान किया। अनेक पर्यटन का एक बहुत अच्छा स्थान वह भारत में निर्मित हुआ। ऐसे ही पर्यटन रोजगार के लिए, पर्यटन एक औद्योगिक उत्पाद के रूप में महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमको स्थान उपलब्ध कराना पड़ेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी के माध्यम से हमने वो स्थान उपलब्ध कराया, पर्यटक वहाँ रोजमर्रा जा रहे हैं और वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। यह है क्या रोजगार इतिहास के माध्यम से नहीं मिल सकता क्या? ऐसे ही उज्जैन में विक्रमादित्य नामधारी राजा शासक हुए हैं। विद्वानों का तो ये मानना था कि विक्रमादित्य नाम से कोई राजा हुआ ही नहीं, किंतु अब हम लोगों के माध्यम से जब ये बताया गया कि नहीं, विक्रमादित्य नामधारी राजा हुए हैं, अनेक प्रतिमाओं में, अनेक मंदिरों पर, अनेक शिलालेखों में, सिक्कों पर विक्रमादित्य हमको शब्द उल्लेखित मिलता है, जो कि प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने कभी करवाया होगा। तब अब विद्वान ये मानने लगे हैं कि 57 ईस्वी पूर्व का विक्रम संवत विक्रमादित्य द्वारा स्थापित किया गया। तो ऐसे अनेक उदाहरणों के माध्यम से हम ये लोगों को बताने का प्रयास करें कि ये इतिहास महत्वपूर्ण है और न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि यह युवाओं को रोजगार प्रदान करने वाला भी है। अभी गाइड का प्रशिक्षण महाकालेश्वर मंदिर में किया गया। लगभग 500 स्वयंसेवकों ने, 500 विद्यार्थियों ने, छात्रों ने, युवाओं ने उसके लिए आवेदन किया था। उसमें से 125 चयनित हुए, उनकी परीक्षा हुई और परीक्षा के पश्चात उनको रोजगार मिलेगा। इतिहास के माध्यम से मिल रहा है, उज्जैन के धार्मिक स्थलों के इतिहास के माध्यम से मिल रहा है। तो इतिहास से रोजगार मिलता है। तो कुल मिला के इतिहास न केवल महत्वपूर्ण है, इस इतिहास को पढ़ना, बल्कि इतिहास रोजगार मूलक भी है, लेकिन उसके लिए लगन बहुत ज़रूरी है। सिटी चैनल।